हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकूटा के एपिसोड नंबर 19 को। एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर जो को देखते हैं, जो कि अपनी वॉचमैन सीरीज को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। और इसी वजह से उसने एमओ के बूट्स को भी उस बड़े से एक को दे दिया होता है, जो कि एमओ की बूट्स की पावर को अब्सॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाता है और आसपास की चीजों के साथ कनेक्ट होने लगता है। किसी और वाइटर इंस्ट्रूमेंट के बदले वॉचमैन सीरीज के अंदर एंटिटीज ज्यादा टाइम तक आकिस्ट करती है, जिस वजह से हम उनके अंदर की पावर को मेजर नहीं कर सकते। इन वॉचमैन सीरीज के ओनर की फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही होंगी, जिस वजह से चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, फिर भी मैं इस वॉचमैन सीरीज के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूं और एक नई एंट्री नहीं बना पा रहा हूं। पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने एक नई चीज क्रिएट कर दी है। तब हम देखते हैं पास्ट में जोड़िया जिस वाइटर इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसके अंदर एक अलग ताकत निकलने लगती है और वो अपने आसपास के ट्रैश से पावर को खींचने लगता है। मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद ग्राउंड पे एक ऐसा बीस्ट बना जिसे वाइट इंस्ट्रूमेंट से पावर मिलती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी एक बार ऐसे ट्रैश बीस्ट से जरूर मिले हो। और अब हम इसी ट्रेस बीस्ट के थ्रू सफियर पर उड़कर जाएंगे। तब हम यहाँ पर रूडो का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर रूडो को वह सपना आ रहा होता है जिसमें उसके आसपास के सभी लोग उसके फादर को मटर कह रहे होते हैं और उसे भी उन्हीं की तरह समझ रहे होते हैं। तब वह सभी लोग रूडो को पिट में फेंकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रूडो भी बिल्कुल अपने फादर की तरह ही बनेगा। पर एगटो उसे चिंता करने से मना करता है और उसे समझाता है कि लोग हमेशा उस चीज से डरते हैं जिसे वह समझ नहीं पाते, और एक दिन जब वह उसे समझ जाएंगे तो वह उसे सही तरीके से ट्रीट करने लगेंगे। अरुणो का वह सपना अभी भी खत्म नहीं होता और उसे अपने हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब रूडो को होश आ जाता है और रेगटो उसे दर्द में देखकर उसका ख्याल रखने लगता है। तब रेगटो रूडो के हाथों में पट्टियां बांध देता है और उसे घुमाने लगता है ताकि उसे अच्छा लगे। पर रूडो का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ होता। तब हम देखते हैं रेगटो के पास एक वॉचमैन सीरीज की बुक होती है और वह अगले दिन रूडो के लिए वॉचमैन सीरीज के वो ग्लव ले आता है। रूडो, मुझे नहीं पता कि ये ग्लव्स कितने काम आएंगे, पर मुझे इतना पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे हाथों को तो जरूर प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ रूडो को खुद समझ नहीं आ रहा होता। वॉच सीरीज की पावर सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, पर अभी भी ये काफी नहीं है। मेरे ग्लव्स, तुम्हारा कोट और एमएमओ के बूट्स, ये सारे सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब इसके अलावा भी और भी चीजें हैं। पर अगर ये सीरीज ग्राउंड पे एक्सिस्ट करती है तो आखिरकार ये रेगुलेटर के पास कैसे आई? रूडो, जैसा तुमने रेस्टोरेंट में कहा था कि तुम्हें ग्राउंड पे आने से पहले वाइट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो अगर ये सच है तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। एक स्फेयर आई जिसे वाइट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके पास एक सुपीरियर वॉचमैन सीरीज है और उसकी पावर से गिवर बनने के बावजूद भी वो अपने होशो आवाज़ में है, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। आखिरकार ये क्या चीज़ है? वॉचमैन सीरीज के अंदर जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एक ही पर्सन की हैं, जिसका मतलब ये है वॉचमैन सीरीज एक ही पर्सन से बिलोंग करती है। तुमने ग्लव्स को खुद यूज किया है, तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इनकी पावर कितनी ज्यादा है। आखिरकार कैसे एक पर्सन ने इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें बनाई हैं? अगर इसे कोई ऐसा पर्सन यूज करेगा जिसने लाइफ में सब कुछ पा लिया है, तो इनका एनीमा उन्हें धीरे धीरे पागल कर देगा। पर मैंने तो इन ग्लव्स को काफी टाइम से पहन रखा है, तो आखिरकार मैं पागल क्यों नहीं हुआ हूँ? ये इस वजह से क्योंकि हम वॉचमैन सीरीज को नॉर्मल वे में यूज करते हैं। लगता है हमने अपनी ह्यूमैनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा खो दिया है, और इसी वजह से हम इसे यूज कर पा रहे हैं और इसकी इतनी ओवरवेलमिंग पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो क्या तुम ये जानने के लिए इच्छुक नहीं हो कि अगर कोई वॉचमैन सीरीज की एंट्री को बिना किसी इशू के यूज कर सकता है, और अगर वो वॉचमैन सीरीज के सारे पार्ट्स को पहन ले, तो तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अगर मुझे अपने गोल को हासिल करना है तो मुझे इसके बारे में जानना ही होगा और एक्सपेरिमेंट्स को करना ही होगा। मैंने वॉचमैन सीरीज की तरह ही आइटम्स को बनाने की कोशिश की थी, पर मैं फेल हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वह सबको वेस्ट था, क्योंकि उसके बाद मुझे यह मिला। तो इसलिए मैंने इस फेल्ड वॉचमैन सीरीज को इस ट्रैश बीस्ट का कोर बना दिया है, और अब यह अलग अलग वाइट इंस्ट्रूमेंट की पावर से इवॉल्व हो चुका है। यह सब कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से है, और तुम्हारे कॉमरेड्स के पास भी मैं इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आया हूँ, ताकि मैं इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सफियर को नीचे ला सकूं। तो अब हम इस ट्रैश बीस्ट की मदद से बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। तो गीता भी ये सुन लेती है
कि वो लोग एक ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सबके सामने आ जाती है क्योंकि उसे लड़ने का मौका मिलने वाला होता है। तब ट्रैश बीस्ट हिलने की वजह से एंजीन को लगता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है और उसे फू से पता चलता है कि यह अर्थक्वेक जोडियल की वजह से आ रहा है, जिस वजह से फू जल्द से जल्द एंजिन को उस पर हमला करने के लिए कहता है। पर एंजिन अपनी टीम को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। तब फू एंजिन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसे उसके साथ लड़ने के लिए कह रहा होता है। आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई मुझे कुछ करने को ना कहे। और मिस्टर जोडियल ने कहा था कि यही मेरे अंदर कमी है जिसे मैंने फिक्स करना है। तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर हमला करो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तब तक तुम पर हमला नहीं करूँगा जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाता और अपनी टीम को ढूंढ नहीं लेता, क्योंकि इस तरह मेरा लड़ने का मन नहीं करता। तो ऐसी बात है। तो अगर तुम अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट से वॉल पर ज़ोर से मारोगे, तो तुम पक्का बाहर निकल जाओगे, क्योंकि हम इस टाइम ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं। पर मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी बाकी टीम कहाँ पर है। तो एनजी ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि वो ट्रैश बीस्ट के अंदर है। पर वो अभी भी फू के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ ब्रो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वह जगह क्यों हिल रही है। और तभी वह देखता है कि डियर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि उसी की बेचैनी की वजह से वो जगह हिल रही है। क्या तुम मजाक कर रहे हो डियर? और लगता है अब हम सभी को बॉर्डर को इकट्ठे ही पार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे भी बॉर्डर क्रॉस करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम्हें पता है कि यह टेस्ट बीस्ट अब भी उड़कर सफियर पर जाने वाला है और तुम क्लीनर्स को इस बात का एहसास भी नहीं है। अब ब्रू ये सुन के हैरान हो जाता है और डियर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। माफ कर देना फू, और अब मुझे इस ट्रेश बीस्ट के बारे में सब कुछ जानना है, जिस वजह से अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि हम लोग कौन हैं? तो चलो, फिर अब क्लीनिंग करने का टाइम हो चुका है। तब हम देखते हैं वह ट्रैश बेस्ट एक्टिवेट हो जाता है और उड़ने के लिए अपने पंखों को फैला देता है। तब यहाँ ब्रो और डियर भी अपनी अपनी वाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो उन्होंने तो सच में हमें बेवकूफ़ बना दिया। तुम्हारी बातों से मैं कन्विंस हो चुका था कि हम लोग अंडरग्राउंड में हैं, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि एक ट्रेस बीस्ट इतना बड़ा हो सकता है। पर रुको, आखिरकार हम यहाँ पर बिना मास्क के ठीक कैसे खड़े हैं? मुझे तो लगा था कि जितना बड़ा ट्रैश बीस्ट होता है उसके अंदर से उतने ही ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं। तब वंडर्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो उनके साथ निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट से डियर को बांध देता है और उसे उड़ाकर सीधा दीवार की तरह फेंक देता है, जिससे कि वंडर्स को लगता है कि डियर अब उस दीवार को तोड़ने वाला है। पर हम देखते हैं डियर बड़े प्यार से उस वॉल को मुक्का मारता है और ऐसे मुक्का मारते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिससे कि वंडर्स को लगता है कि ब्रो और डियर अभी भी उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उन्हें यह मजाक करने से मना करता है। तब वे बंडर्स को बांध देता है और हम देखते हैं धीरे धीरे डियर का वह कास्ट स्ट्रांग होता जाता है, जिससे कि उस वॉल के ऊपर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डियर जितना ज़्यादा चीज़ों को हिट करता है, वो उतना ज़्यादा उसके अंदर से उसकी पावर को खींचता जाता है और भी ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। और यही डियर की सेंट्रल लेन की पावर है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।